नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। शुक्रवार को G7 ग्रुपिंग के सदस्य देशों की एक वर्चुअल बैठक होने वाली है। अप्रैल 2020 के बाद से G7 देशों के बीच यह पहली बैठक होगी और G7 देशों का शिखर सम्मेलन इस वर्ष जून में ब्रिटेन में संपन्न होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G7 ग्रुपिंग के नियम कायदों के अनुसार हर वर्ष कोई एक सदस्य देश G7 सम्मेलन की मेजबानी करता है और इस वर्ष मेजबानी करने की बारी ब्रिटेन की है। G7 विश्व के विकसित राष्ट्रों की एक ग्रुपिंग है और ऐसा कोई नियम कानून तो नहीं है, लेकिन इस ग्रुपिंग के सभी सदस्य जो है वो प्रजातांत्रिक देश हैं। तो G7 के स्थायी सदस्य देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इटली और जापान। और अस्थायी सदस्य के तौर पर समय पर विभिन्न देशों को सम्मिलित किया जाता है। लैटिन अमेरिकी देशों को, अफ्रीकी देशों को, एशियाई देशों को भी निमंत्रण भेजा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत कई बार G7 का अस्थायी सदस्य रह चुका है और इस वर्ष भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर भारत G7 ग्रुपिंग का अस्थायी सदस्य बना है और प्रधानमंत्री मोदी जून में ब्रिटेन में जो G7 की समिट होगी उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो ये तो हो गई G7 की कुछ पृष्ठभूमि, लेकिन ये जो शुक्रवार को होने वाली वर्चुअल मीटिंग है, इस मीटिंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाएंगे। यानी जो कुछ भी चीन अमेरिका के साथ कर रहा है, अमेरिका और चीन के बीच जो लंबे समय से व्यापारिक मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है, जो व्यापार युद्ध चला था अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय तक, और इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में जिस प्रकार से चीन अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलैटरल संस्थाओं के जो नियम कानून हैं उनको ताक पर रखकर, उनको अनसुना करके अपनी मनमानी कर रहा है, इसको भी काउंटर करने के लिए एक काउंटर स्ट्रैटेजी G7 देश मिलकर बनाए, ऐसी बातों को लेकर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है शुक्रवार की इस G7 वर्चुअल बैठक में। लेकिन उसके अलावा चीन जो कुछ भी विश्व भर में कर रहा है, कोरोना वायरस संक्रमण में चीन की संदिग्ध भूमिका से लेकर हांगकांग में प्रजातंत्र को कुचलने के लिए जो कुछ भी चीन ने किया, ताइवान में जो कुछ भी चीन कर रहा है, जिस प्रकार से ताइवान को बुली कर रहा है चीन, और भी बहुत से मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से चीन देश के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों का मानव अधिकार हनन हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर चीन को कटघरे में घसीटा जा सकता है इस वर्चुअल बैठक में। और चीन को लेकर जो कुछ भी विचार विमर्श होगा इस बैठक में, जाहिर सी बात है कि जो जून में G7 सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन होगा, उसकी एजेंडा सेटिंग भी होगी। फिर इस मीटिंग से वो समिट का एक प्रकार से एजेंडा भी निर्धारित होगा, क्योंकि यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के सम्मेलन का मेजबान ब्रिटेन है और ब्रिटेन और चीन के संबंध इस समय वैसे भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच काफी मुद्दों को लेकर तनातनी है, हांगकांग मुद्दे को लेकर तनातनी है, विवाद है दोनों के बीच में। जिस प्रकार से ब्रिटेन ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है जिससे हांगकांग वासियों के लिए ब्रिटिश नागरिक बनना बहुत आसान हो गया है और हजारों की संख्या में हांगकांग वासी ब्रिटेन की ओर रुख कर रहे हैं। तो एक तरफ ये मुद्दा है ब्रिटेन और चीन के बीच में, तो दूसरी तरफ एक मीडिया वॉर, एक मीडिया का कोल्ड वॉर जैसा भी छिड़ा हुआ है ब्रिटेन और चीन दोनों देशों के बीच में। तो एक ऐसा देश G7 समिट की मेजबानी कर रहा है जिसके इस वक्त चीन से बहुत ज्यादा विवाद चल रहे हैं। और जहां तक जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों का सवाल है, इन G7 के सदस्यों का सवाल है, तो ये बात सच है कि चीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में इनका रवैया काफी नरम जरूर है, लेकिन अब ये देश भी समझ रहे हैं कि ड्रैगन किस प्रकार से विश्व शांति के लिए,
यूरोप के लिबरल मूल्यों के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए और मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षीवाद के लिए विश्व भर में एक खतरा बन चुका है। बल्कि इस विषय पर एक बहुत अच्छा लेख भी है कि आने वाले समय में यूरोपीय संघ को किस प्रकार से चीन और अमेरिका के बीच किसी एक को चुनना होगा। और बहुत लंबे समय से यूरोपीय संघ की ये स्ट्रैटेजी रही है, बल्कि अभी भी ये स्ट्रैटेजी चल रही है यूरोपीय देशों की, कि उन्होंने अमेरिका और चीन दोनों के साथ जो उनके संबंध है उसके बीच में एक तालमेल स्थापित करने की कोशिश की है। तालमेल स्थापित करने की कोशिश बल्कि कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक अमेरिका का सवाल है तो यूरोपीय देशों को अमेरिका की आवश्यकता है। सुरक्षा के मसलों को लेकर, बहुत सारे मसलों को लेकर यूरोपीय देशों को अमेरिका के सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां चीन का सवाल है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, उनके बिजनेस इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए चीन का सहयोग भी जरूरी है। तो वो कोशिश करता है इस प्रकार का तालमेल बिठाने की। लेकिन विशेषज्ञों की अगर बात सुने तो बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का तालमेल वो नहीं बिठा पाएंगे और उन्हें अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनना होगा। और उन्हें समझना होगा कि ड्रैगन के साथ सौदेबाजी से उन्हें थोड़े समय के लिए मुनाफा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर वे दूरदर्शी बनकर सोचें तो आने वाले लंबे समय के लिहाज से ये साझेदारी उनके लिए खतरा बन सकती है। जहां तक अमेरिका की बात है तो हालांकि वहां के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को काफी चाइना फ्रेंडली माना जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है अगर वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में देखा जाए। लेकिन जो अमेरिका की चीन के प्रति विदेश नीति है उसमें बाइडेन के समय में कोई खास परिवर्तन आता नहीं दिखता, क्योंकि ये तो एक प्रकार का चलन भी है कि किसी भी नई रेजीम के आ जाने से, राष्ट्रपति पद पर किसी नए व्यक्ति के आसीन हो जाने से जो लंबे समय तक नीतियां चली आ रही हैं, सरकार बदलने से उन नीतियों का जो मूलभूत ढांचा है वो किसी भी प्रजातंत्र में नहीं बदलता। तो नई सरकार भी उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करती है, लेकिन नीतियों के जो बेसिक्स है वही पुरानी सरकार वाले ही चलते हैं। और इसके अलावा जो बाइडेन ऐसा रिस्क लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बाइडेन की चीन से चाहे जो भी पर्सनल इक्वेशन हो, लेकिन इस समय वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इतने बड़े मुद्दे को लेकर अमेरिका की विदेश नीति का रुझान नहीं बदलना चाहेंगे। तो नई अमेरिकी सरकार की तरफ से चीन को लेकर जो कुछ भी बयान आए हैं वो भी चाइना फ्रेंडली की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आते, बल्कि चीन की आलोचना ही होती दिख रही है बहुत से मुद्दों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 2 बार टेलीफोनिक वार्ता भी हो चुकी है। एक बार कुछ समय पहले हुई थी और एक बार हाल में ही अभी 1-2 दिन पहले उनकी वार्ता हुई थी। और जो पहली वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने हांगकांग से लेकर ताइवान तक और ताइवान से लेकर जिस प्रकार से चीन में समुदाय विशेष के अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर चीन को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन चीन ने फिर साफ कह दिया था कि अमेरिका हमारे संवेदनशील मुद्दों से अगर दूर रहे तो उसके लिए ये बेहतर होगा। तो G7 एक ऐसा फोरम है जिसके सभी सदस्य देश प्रजातंत्र है। हालांकि पहले रूस भी इसका सदस्य था, लेकिन रशिया ने जिस प्रकार से क्रीमिया को एनेक्स किया उसके बाद उसे इस ग्रुपिंग की सदस्यता से हटा दिया गया। तो जो G7 का रुझान है वो प्रजातंत्र की तरफ है। और जो इस ग्रुपिंग का इतिहास रहा है, जैसा कि हमने बताया, तो किसी भी ऐसे देश के विरुद्ध जो दूसरे देशों की स्वतंत्रता को भंग करने की कोशिश करे, जो वहां पे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको ध्वस्त करने की कोशिश करे, और दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे किसी भी देश को लेकर जिसके इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स दिखाई दे आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे देश के विरुद्ध मोर्चा उठाने का G7 जो है वो मादा रखता है। G7 वैसे भी चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर पहले भी चिंता जता चुका है और उसके बढ़ते वर्चस्व से जुड़े बहुत से मुद्दों को इस ग्रुपिंग के अंतर्गत उठाया गया है। G7 ग्रुपिंग और यूरोपीय संसद के 70 लेजिस्लेटर्स ने हाल ही में अपने देश के लीडर्स को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में इन लेजिस्लेटर्स ने अपने देश के शासनकर्ताओं से अनुरोध किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जो चीन का बढ़ता वर्चस्व है उसे काउंटर करने के लिए, उसे चुनौती
देने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए, और नहीं सिर्फ बनाया जाए बल्कि जल्द से जल्द सारे G7 देश मिलकर इस एक्शन प्लान पर काम भी करें, इसे कार्यान्वित भी करें। इस पत्र में इन सभी G7 देश के लीडर्स को, यहाँ के शासनकर्ताओं को यह सुझाव भी दिया गया है कि उन्हें चीनी टेक्नोलॉजी पर अपने देश की निर्भरता कम करने की आवश्यकता है, और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि वे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन पर निर्भर हो जाए। पत्र लिखने वालों ने कहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरीखी टेक्नोलॉजीज में जो शक्ति निहित है, उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि ये जो फ्री वर्ल्ड है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे जब उसे इन बेहद जरूरी और प्रभावशाली टेक्नोलॉजीज के लिए किसी ऐसे देश पर निर्भर होने की आवश्यकता पड़ जाए जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को और मार्केट के मूलभूत नियमों को सिरे से खारिज करता है। तो इस पत्र में चीन को लेकर ऐसे बहुत से मुद्दों का जिक्र है और भी, जिन्हें जून में होने वाले G7 सम्मेलन में उठाने की उम्मीद की जा रही है। जैसे चीन कि जैसा कि हमने पहले भी कहा, समुदाय विशेष के लोगों का जो मानवाधिकार हनन हो रहा है चीन में, कोरोना वायरस को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती टेंशन, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये G7 की वर्चुअल बैठक होने वाली है इस शुक्रवार को, और जून में होने वाली G7 समिट के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से उस समिट के लिए, उस सम्मेलन के लिए एजेंडा सेटिंग करेगी, उसका क्या क्या एजेंडा होगा खासकर कि चीन के परिप्रेक्ष्य में उसको तय करेगी। उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी इस मीटिंग के बाद, जो कुछ भी यहाँ पे जिन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी एक मल्टीलैटरल फोरम में ये बोलने का पहला अवसर होगा, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहला मौका होगा। तो चीन को किन मुद्दों के संदर्भ में कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।